जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। तो फिगर ऑफ स्पीच में हम लोगों ने 5 चीज़ों की बात कर ली थी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने छठे पॉइंट से, ऑक्सीमोरोन। अब सर ये क्या होता है? तो टू वर्ड्स दैट सीम टू बी ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, दो शब्द जो एक दूसरे के ऑपोजिट लगते हैं वो अगर साथ में आते हैं या वो किसी सेंटेंस में आते हैं, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है सर? वो आपका ऑक्सीमोरोन है। ठीक है, दो वर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लाइक लव इज बिटर स्वीट। अब सर बिटर और स्वीट दोनों एक साथ में आ गया। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, इट इज ऑलवेज अ लव हेट रिलेशनशिप बिटवीन अस। जब किसी के बीच में एक ऐसी रिलेशनशिप होती है ना, जब थोड़ी थोड़ी देर में प्यार आता है, थोड़ी थोड़ी देर में नफरत आती है और वो चलते रहता है, ठीक है, कंटिन्यूअसली। सो इट इज ऑलवेज अ लव हेट रिलेशनशिप बिटवीन अस। तो एक तरफ तो लव है और उसके बगल में सर उसका ऑपोजिट हेट है। पार्टिंग इज सच स्वीट सॉरो। तो पार्टिंग का मतलब होता है सर अलग होना। ठीक है, तो पार्टिंग इज सच स्वीट सॉरो। देखो स्वीट और साथ में सॉरो दोनों ऑपोजिट साथ में आपके आ गए। ठीक है, जिनका सर दो ऐसे वर्ड्स जो लगभग ऑपोजिट दिखते हैं और वो जब एक साथ में आ जाते हैं तो वो आपकी ऑक्सीमोरोन में आ जाती है। एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ में आता है। तो होप आप लोग को ऑक्सीमोरोन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने सातवें पॉइंट पर। सर सातवें पॉइंट पर जो है हमारे पास वो है सर एलिट्रेशन, हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। सर पहला साउंड वो भी कौन सा? कॉन्सोनेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, अलिट्रेशन कैसे होगा सर? हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। जब आपका पहला कॉन्सोनेंट का साउंड सेम होता है तो वो आपका एलिट्रेशन कहलाता है। एग्जाम्पल से बेहतर समझ आएगा। पहला एग्जाम्पल, सी सेल्स बाय द सी शोर। तो सर जो पहला कॉन्सोनेंट साउंड है सर आप देख लो सभी में एस है। सी सेल्स बाय द सी शोर। तो सभी में सर पहला क्या है आपका? एस एस एस। ठीक, दो या दो से ज्यादा बार जो है वो आपके आ जाते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, पीटर पाइपर पी, पिक्ड पी, अ पैक पी ऑफ पेपर्स पी। तीसरा, लिटिल एल, लक्ष्मण एल, लाइक्स एल, लीची। सर ये सभी कॉन्सोनेंट है। आप एक चीज ध्यान रखना, अब आपको समझ आ गया होगा, पहला साउंड कॉन्सोनेंट का होना चाहिए और सेम होना चाहिए, वो आपके एलिट्रेशन में आ जाते हैं। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, इसीलिए मैंने जो पहला कॉन्सोनेंट साउंड है वो या कॉन्सोनेंट लेटर है वो सभी का हाईलाइट कर रखा है। तो आगे चलते हैं सर आठवें पॉइंट पर, एसोनेंस। एसोनेंस का क्या है सर? रिपीट द सेम वॉवल साउंड बट स्टार्ट्स विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट। यहां पर सर सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा था, यहां क्या है आपका? स्टार्टिंग हो रही है डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड से। लेकिन यहां पर सर सेम क्या है? वॉवल का साउंड जो है वो सेम आएगा और स्टार्टिंग होगी आपकी अलग अलग कॉन्सोनेंट के साउंड से। एक चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। जैसे यहां पर एग्जाम्पल से देख लेते हैं सर, बियर इज नियर बट नो नीड टू फियर। यहां पर बी एन एफ सभी के कॉन्सोनेंट अलग अलग हैं। अब लेकिन वॉवल का साउंड सेम होगा, बियर इज नियर बट नो नीड टू फियर। तो सर सभी में ई वाला जो साउंड है वो सभी में आ रहा है, वॉवल का साउंड सेम है सभी में, लेकिन आपका जो स्टार्टिंग है वो डिफरेंट कॉन्सोनेंट से है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, द रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली ऑन द प्लेन्स। तो सर यहां पर देखो आर एस एम पी सभी के सर जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। लेकिन सर जो वॉवल साउंड आ रहा है, रेन ए का साउंड आ रहा है, स्पेन ए का साउंड आ रहा है, मेनली में ए का साउंड आ रहा है, प्लेन्स ए का साउंड आ रहा है। तो सर वॉवल का साउंड आपका सेम है, वॉवल साउंड सेम, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड अलग, तो वो आपका एजोनेंस के अंदर आ जाता है। होप आप लोग को चीजें समझ आ गई होंगी। एक ताल बनता है, आप इसको पढ़ेंगे तो एक ताल बनाकर लिखना, एक ताल बनेगा जब आप इसको पढ़ेंगे। बियर इज नियर बट नो नीड टू फियर, द रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली ऑन द प्लेन्स, ही ईट्स द स्वीट ट्रीट्स। सर देखो, ईट्स द स्वीट ट्रीट्स, ठीक है, तो साउंड सेम है यहां पर आपके, ईट्स स्वीट ट्रीट्स, तो ये भी आपका एजोनेंस के अंदर ही आएगा। स्टार्टिंग अलग है बट वॉवल्स का जो साउंड है वो सर सभी का सेम है, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, 9th नंबर पर है हमारे पास पन।
तो पन क्या है सर? द यूजुअली ह्यूमरस यूज ऑफ अ वर्ड इन सच अ वे एज टू सजेस्ट टू और मोर ऑफ इट्स मीनिंग्स और द मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड सिमिलर इन साउंड। कुछ वर्ड्स को इस्तेमाल करके आप क्या करते हैं, जो दो मीनिंग रखते हो, ऐसे वर्ड जो दो मीनिंग रखते हो, या फिर दो ऐसे वर्ड जो साउंड में सिमिलर हो, ठीक है, उसके साथ आप एक जोक बना देते हैं। सर इसमें ह्यूमर जरूर होगा, एक चीज आप ध्यान रखना, ह्यूमर सर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हास्य। तो इनमें सर ह्यूमर जरूर होता है, और या तो कोई ऐसा शब्द होता है जो दो मीनिंग रखता हो, या फिर कोई ऐसा शब्द जो साउंड में सेम आता हो, ठीक है, और मीनिंग्स अलग अलग होती हैं। तो इस तरीके से आपका पन होता है, और आपका सर ह्यूमर जरूर होगा, ह्यूमरस वे में आपको इसको यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। पायलट्स हैव इजी एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज। अब सर क्लाउड स्टोरेज आप देखते हैं तो ये एक स्टोरेज होता है, तो सर ये गूगल क्लाउड होता है आपका इसके पास, ठीक है, आपके पास ये अलग चीज है, ये स्टोरेज होती है। लेकिन पायलट्स हैव इजी एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज। अब यहाँ पर क्लाउड स्टोरेज के दो मतलब हो गए, एक तो आपके पास जो गूगल क्लाउड्स का स्टोरेज होता है वो, दूसरा पायलट्स हैं, एरोप्लेन्स उड़ाते हैं, तो क्लाउड स्टोरेज मीन्स वो बादलों में उनके पास जाने का इजी एक्सेस है, ठीक है, बादलों का एक्सेस बड़ा ही इजी है पायलट्स के लिए। तो ये एक तरीके से एक फनी वे में बोला है, पायलट्स हैव इजी एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज। अब पायलट्स प्लेन उड़ाते हैं तो आपने जो है हास्यपद तरीके से बोल दिया कि उनके पास क्लाउड का स्टोरेज है, इजी एक्सेस है क्लाउड स्टोरेज पे, ठीक है। वो बात अलग है कि कोई वो गेट खोल के उतर तो जाएंगे नहीं, बट ये एक हास्य तरीके से ह्यूमरस वे में बोला गया है। वाई डू नॉट सम कपल्स गो टू जिम? वाई डू नॉट सम कपल्स गो टू जिम? कुछ कपल्स जिम क्यों नहीं जाते? बिकॉज सम रिलेशनशिप्स डू नॉट वर्क आउट। अब सर यहाँ पे जो वर्कआउट है ना, इसके दो मीनिंग है, एक तो जो आप एक्सरसाइज करते हैं जिम में जा करके मेहनत करते हैं, और दूसरा है कि सर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालना। जब जैसे कोई रिलेशनशिप है, जब चीज़ें सही नहीं चल रही होती हैं तो हमें शॉर्ट आउट करना होता है, वर्कआउट। तो रिलेशनशिप वर्कआउट तभी करेगा जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और रिलेशनशिप डू नॉट वर्कआउट, इसका मतलब आपका जो रिलेशनशिप है वो काम नहीं कर रहा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, वो आपका हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा है। सो व्हाई डू नॉट सम कपल्स गो टू जिम? बिकॉज सम रिलेशनशिप्स डू नॉट वर्कआउट। अब सर ये एक ह्यूमरस वे में हो गया, कुछ कपल जो हैं वो जिम क्यों नहीं जाते? क्योंकि सर रिलेशनशिप जो हैं वो वर्कआउट नहीं करती। तो ये एक ह्यूमरस वे में आ गया। तो इस तरीके से ये आपका पन होता है। अगला 10th एग्जाम्पल देख लेते हैं सर। रिपीटिशन बड़ा ही ईजी है। आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज आई सॉ अदर्स हैप्पी एंड बिकॉज आई न्यू आई शुड फील हैप्पी। तो जब बार बार कोई वर्ड आपका रिपीट होता है तो सर वो आपका रिपीटिशन कहलाता है। 11वां एपोस्ट्रॉफ। सर मैं आपको बता दूं, जैसे ओ होली नाइट, तो सर ये जो आपका एक्सक्लेमेटरी साइन होता है वो आपको मिलेगा इसमें। तो ये एक ट्रिक है कि जहां पर एक्सक्लेमेटरी साइन लगाओ तो वो आपका एपोस्ट्रॉफ ही होगा। जैसे ओ कैप्टन, ये एपोस्ट्रॉफ में आएगा, ये एक्सक्लेमेटरी साइन मिला आपको। दो वाज नॉट बॉर्न फॉर डेथ, इमोर्टल बर्ड, इमोर्टल मीन्स होता है सर अमर, तो लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन है, यानी ये आपका एपोस्ट्रॉफ में आएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिससे आपको एपोस्ट्रॉफ जल्दी से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ढूंढने में आसानी होगी। आप ऑप्शंस होंगे और आपने एक्सक्लेमेटरी साइन देख लिया तो आप बिल्कुल एपोस्ट्रॉफ पे टिक करके आ जाओगे। फिर सर एक होता है आपके पास पैराडॉक्स। तो सर कॉन्ट्राडिक्टरी होता है अपने आप में ही, अपने आप में सर कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब विरोधाभासी होता है, ठीक है। जब आप एग्जाम्पल्स देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि पैराडॉक्स क्या चीज होती है। पहला है सर, आई हैव टू बी क्रूअल इन ऑर्डर टू बी काइंड। सर ये अपने आप में ही आपका कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। आई हैव टू बी क्रूअल, मुझे क्रूअल होना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू बी काइंड, दयालु होने के लिए, काइंड होने के लिए। दोनों सर आपस में एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी वो हो चुके हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं सर, आई शट माई आईज सो दैट आई कैन सी। देखो सर कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया अपने आप में ही, जब आप आंखें बंद कर लोगे तो आप कैसे देख पाओगे। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं सर, जो अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं, विरोधाभासी होती हैं सर, वो पैराडॉक्स कहलाती हैं। एक और एग्जाम्पल देखो सर, सेव मनी बाई स्पेंडिंग इट। तो पैसे बचाओ खर्च करके, दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए ना सर, विरोधी हो गए। सेव मनी बाई स्पेंडिंग इट, पैसे बचाओ उसे खर्च करके, तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए सर, कॉन्ट्राडिक्टरी। तो यहाँ पर क्या है सर, आपका कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? तो सर ये पैराडॉक्स है। ऐसी सर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड, ठीक है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड। तो बिगिनिंग
या एक अंत की शुरुआत है, तो सर अंत और शुरुआत दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, तो वहां पर भी आपका क्या होगा सर, पैराडॉक्स होगा। होप आप लोग को समझ आ गया होगा। तो सर हमारा 13 नंबर पे जो पॉइंट है वो है सर ओनोमेटोपिया। तो सर ये क्या होता है, ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? इसमें सर आपको कुछ नहीं करना, साउंड की बात होगी, उससे आप पहचान जाओगे कि सर ये ओनोमेटोपिया है। जैसे चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, अगर ये किसी सेंटेंस में बीच में आ जाता है, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स मतलब पक्षियों के चहचहाने की आवाज है। द हमिंग बी, तो मधुमक्खी के भिनभिनाने की। हिसिंग साउंड ऑफ द स्नैक, सांप के सर फुसफुसाने की। तो जब भी किसी की ध्वनि या किसी के साउंड की चर्चा होगी तो उस सेंटेंस के अंदर, तो वो सेंटेंस आपका कौन सी फिगर ऑफ स्पीच में आएगा, एनोमोटोपिया में। ठीक है, तो आप उससे पहचान जाओगे, बड़ा इजी है सर। 14 पॉइंट्स है आपका लिटॉट्स। तो सर लिटॉट्स में क्या है, अ नेगेटिव एक्सप्रेशन बट अफर्मेटिव सेंस। एक अफर्मेटिव सेंस होता है, आता तो सर अफर्मेटिव ही है, ठीक है, बट आपका जो एक्सप्रेशन होता है वो आपका नकारात्मक बोला जाता है। अ नेगेटिव एक्सप्रेशन बट अफर्मेटिव सेंस, लेकिन उसका सेंस सकारात्मक ही होता है। एग्जाम्पल से बेटर आपको समझ आ जाएगा। आई एम नॉट स्टार्विंग, तो सर जैसे मुझे ज्यादा ही भूख लगी है तो मैं कैसे बोलूँगा, आई एम नॉट स्टार्विंग, मैं भूख से मरा नहीं जा रहा। आप बोल ये रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस है लेकिन उसका सेंस सर सकारात्मक है, उसका मतलब ये है कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है बट एक्सप्रेशन कैसा दिख रहा है आपको सर, नेगेटिव सेंटेंस की तरह, आई एम नॉट स्टार्विंग। जैसे मैंने बोला तुम अंबानी नहीं हो, अब मेरा सेंटेंस नेगेटिव है कि तुम अंबानी नहीं हो, नहीं आ गया मतलब नेगेटिव एक्सप्रेशन है, लेकिन उसका सेंस क्या है कि तुम गरीब हो। तो वो तुम गरीब हो एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, अफर्मेटिव सेंस में आता है, सकारात्मक तरीके से, लेकिन बोल कैसे रहे हैं, नकारात्मक ला करके, नेगेटिव एक्सप्रेशन ला करके, नॉट ला करके। ये हिंदी में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी। जैसे मैं बोलूं कि विराट कोहली इज नॉट एन ऑर्डिनरी बैट्समैन, जो विराट कोहली हैं वो कोई ऑर्डिनरी बैट्समैन नहीं है, तो मैंने नॉट एन ऑर्डिनरी बैट्समैन नॉट लगाया, नेगेटिव सेंटेंस बोला, लेकिन उसका जो सेंस है वो पॉजिटिव है सर, वो सकारात्मक है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि विराट कोहली जो है ये ग्रेट बैट्समैन है, लेकिन मैं कहने का तरीका अलग है कि ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी बैट्समैन, वो एक साधारण बैट्समैन नहीं है, तो मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ। तो सर ये चीज़ें कहलाती हैं आपकी लिटॉट्स। होप आप लोग को चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो हमने 14 फिगर ऑफ स्पीच के बारे में ढंग से पढ़ा है 2 वीडियोस में, और आपको भी क्या करना है कि इसी तरीके से पढ़ना है। आप अपनी भाषा में और भी बढ़िया नोट्स आपके बना सकते हैं, जो आपकी पूरी कॉपी, पूरे नोट्स इंग्लिश के लास्ट में 1 घंटे में आपके रिवाइज हो जाएं। इस तरीके से आप नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारी चीज़ें सर लगभग आपकी हो चुकी हैं। अब मैं क्या करूँगा कि आपको सर जो इंग्लिश की पेडागॉजी के लिए या लैंग्वेज की पेडागॉजी के लिए, और साथ ही साथ वो सर आपके सीडीपी में भी काम आ जाएंगी, तो कुछ लिंग्विस्ट थे, उनकी कुछ थ्योरीज हैं, 4 या 5 थ्योरीज हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे स्टीफन क्रैशन हो गया, पियाजे की भी लैंग्वेज की एक थ्योरी है, ठीक है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है जिसमें लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में चर्चा की गई थी। तो मैं कुछ थ्योरीज आपको पढ़ाऊंगा लिंग्विस्ट की, जो फेमस लिंग्विस्ट हैं, और उन पे आपके क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट नहीं आते तो उनको अप्लाई करके एक सिचुएशनल क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पर आपको उनको अप्लाई करना होता है। तो बाकी आपका जो है इंग्लिश कंप्लीट हो चुका है। तो आपके लगभग 7 से 8 दिनों में पूरा इंग्लिश जो है वो कंप्लीट आगे हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।